आज मैं आपको 2020 में रिलीज हुई अमेरिकन मूवी दी बैंकर की स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर आइए डायरेक्ट कहानी पर आते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टेक्सास शहर के कोर्ट रूम से, जहां पर कहानी के मेन कैरेक्टर की पेशी चल रही है। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में ईयर 1939 के टेक्सास शहर में। कहानी का मेन कैरेक्टर है बर्नार्ड नाम का एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का, जो बैंक के ठीक बाहर जूते साफ करते हुए नजर आ रहा है। अब उस जमाने में बैंक में केवल गोरे लोग ही आया करते थे, तो बर्नार्ड उन लोगों के जूते साफ किया करता था और ये काम वो जानबूझ के धीरे धीरे करता था, जिससे कि वो बैंक से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें उन लोगों से सुन पाए। उन लोगों के जाते ही वो सारी जानकारी एक छोटी सी डायरी में नोट कर लेता था। अब ये सब वो इसलिए करता था क्योंकि उसका सपना था कि वो बड़े होके बैंकर बने। हालांकि उसके पिता बर्नार्ड के सपने के बिल्कुल खिलाफ थे, बट उसने अपने पिता की एक नहीं सुनी। अगला सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद 1954 में। बर्नार्ड अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी बेबी यूनिस और अपने बेटे के साथ लॉस एंजलिस शहर में शिफ्ट हो गया है। और वो लॉस एंजलिस इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि वहाँ टेक्सास के मुकाबले रंग भेद थोड़ा कम होता है। हालांकि अब वो लोग लॉस एंजलिस शिफ्ट तो हो गए, बट उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो इसलिए वो अपने रिश्तेदार के यहाँ एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। बर्नार्ड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही घर चेंज कर लेंगे। फिर वो रियल एस्टेट का एजेंट बन जाता है और शहर में रेंट वाले घर ढूंढने लगता है और अपनी सूझबूझ से पता करता है कि लॉस एंजलिस में ब्लैक लोग ज्यादा रहते हैं और व्हाइट लोग कम रहते हैं। और ब्लैक लोगों को रेंट के घर की जरूरत भी ज्यादा है, बट उनके लिए वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से वो खरीद सके। फिर क्या था, बर्नार्ड को बिजनेस करने के लिए रेंटिंग का काम सबसे बढ़िया लगा। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि गोरे इंसान का एक घर है जिसकी हालत कुछ ज्यादा खराब है। उसके हाउस की लोकेशन बहुत बढ़िया थी, पर फिर वो बिल्डिंग के मालिक मिस्टर बार्कर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने इस अपार्टमेंट को केवल आधा रेंट पे चढ़ा रखा है, क्यों ना तुम सारा अपार्टमेंट मुझे बेच दो और मैं तुम्हें अभी $30,000 दूंगा और इस बिल्डिंग के सारे कमरे रेंट पर चढ़ा दूंगा। इससे तुम्हें काम पूरा होने पे $5,000 का पेमेंट बाद में करूंगा, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हालांकि ओनर को इसका आइडिया अच्छा तो लगता है, बट उससे अभी कोई रिस्क लेना का शौक नहीं था। बर्नार्ड भी उसको समझता है और वो जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है ओनर के कैलेंडर पे। वो देखते ही पहचान जाता है कि ये एक लोकल बैंक के मैनेजर ने उसे गिफ्ट किया होगा। उसके दिमाग में एक बड़ा ही शानदार आइडिया आता है। वो तुरंत बैंक के लिए निकलता है जहाँ पर उसे वो मैनेजर मिल सके, बट मैनेजर का सेक्रेटरी जो ब्लैक लोगों से भेदभाव करता था, उसने बर्नार्ड को मैनेजर से मिलने से मना कर दिया। बट फिर भी बर्नार्ड बैंक के बाहर इंतजार करता रहा और जैसे ही मैनेजर वहां से निकलता हुआ दिखता है, वो उसे तुरंत रोक लेता है। वो मैनेजर से बोलता है, मैं तुम्हारे बिजनेस के एक वीआईपी कस्टमर को जानता हूँ, आपके उस कस्टमर को फायदा कराऊंगा, बट उसके बदले आपको मुझे लोन देना पड़ेगा। बट मैनेजर बर्नार्ड की एक भी नहीं सुनता और वहां से तुरंत निकल जाता है। उसी रात बर्नार्ड को मिस्टर बार्कर का कॉल आता है, जिस पर वो पूछता है कि क्या तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके लोन लेने की कोशिश करी। इस पर बर्नार्ड को ओनर से माफी मांगनी पड़ती है, पर इस पर ओनर ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बल्कि बर्नार्ड का जज्बा देखकर उसे और खुशी होती है। इसी जज्बे को देखते हुए बार्कर बर्नार्ड को लोन पास करवाने का वादा करता है। अब बर्नार्ड को लोन मिल जाता है और वो लोन उसकी जिंदगी का पहला लोन था। उसे आज से पहले बैंक से कोई लोन नहीं मिला था। अब वो इसी लोन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में अब बर्नार्ड उस बिल्डिंग के बाहर था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी व्हाइट लेडी उस घर में एंटर करती है, जहाँ पर उसे बर्नार्ड नजर आता है। वो उससे गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बर्नार्ड बहुत ही शांति से जवाब देता है कि हम इस बिल्डिंग की मरम्मत कर रहे हैं। वो बूढ़ी औरत बहुत ही चिढ़ के बर्नार्ड से कहती है, जरा ठीक से काम करो। और फिर बर्नार्ड दोबारा से शांति से जवाब देता है, आप इसकी चिंता मत करिए, ये बिल्डिंग मेरी ही है और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बूढ़ी औरत अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस को बुला लेती है। पुलिस बर्नार्ड से पूछती है कि क्या तुमने इस बिल्डिंग का मालिक होने का झूठा दावा किया है?
इस पर बर्नार्ड तुरंत ही बिल्डिंग के कागज निकालकर पुलिस को दिखा देता है, जिस पर पुलिस कोई जवाब देने लायक नहीं बचती। बर्नार्ड दोबारा से बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे बूढ़ी औरत दोबारा दिखती है। वो औरत उस पर चिल्लाती है, बट इस बार बर्नार्ड कहता है कि आप मेरे पे चिल्लाइए मत, क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी ही है। और इस बात पे बूढ़ी औरत शॉक हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो डिसाइड करती है कि वो उस बिल्डिंग को छोड़ के चली जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत एक ही बिल्डिंग में ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो उनसे नफरत करती थी। बर्नार्ड भी बहुत चालाक था। जैसे ही वो लेडी घर छोड़ के जाती है, वो तुरंत एक दूसरी ब्लैक लेडी को वो घर रेंट पर दे देता है। बिल्डिंग कुछ ही टाइम में पूरी भर जाती है और वादे के हिसाब से बर्नार्ड इसके पुराने ओनर मिस्टर बार्कर को उसके हिस्से के पैसे दे देता है। इस पर मिस्टर बार्कर बर्नार्ड से बहुत खुश होते हैं और उसके साथ बिजनेस करने का ऑफर देते हैं। बर्नार्ड इसके लिए मान जाता है और एट द एंड वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि कस्टमर से डायरेक्ट डील मिस्टर बार्कर ही करेंगे, क्योंकि बर्नार्ड एक ब्लैक मैन है और उसके साथ कोई भी डील करने से मना कर देगा। इसके बाद दोनों 50-50 की पार्टनरशिप में आ जाते हैं। थोड़े ही टाइम में बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, दोनों साथ में बहुत सारे पैसे कमाते हैं। बर्नार्ड कुछ ही समय में एक बंगले में भी शिफ्ट हो जाता है और उसका परिवार एक खुशहाल परिवार हो जाता है। बट इनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं, क्योंकि बर्नार्ड के पार्टनर मिस्टर बार्कर बहुत ओल्ड और कमजोर थे, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है और उस कंपनी में जितने भी शेयर थे वो मिस्टर बार्कर की पत्नी के हो जाते हैं। अब जो मिसेस बार्कर थी वो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करती थी। वो बर्नार्ड को फोर्सफुली उसके ज्यादातर शेयर अपने नाम करने को कहती हैं और अगर बर्नार्ड ऐसा करने से मना करता है तो वो उस पर केस ठोकने की बात करती हैं। बर्नार्ड भी लेडी से डरता नहीं और वो इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने के लिए कहता है। पर अब दिक्कत की बात ये आती है कि बर्नार्ड को चाहिए था एक गवाह, जिससे कि वो अपने आप को कोर्ट में साबित कर पाए कि मिस्टर बार्कर और उसकी डील दोनों की मर्जी से हुई थी। वो सोचता है कि शायद बैंक मैनेजर उसकी मदद कर देगा, इसलिए वो बैंक जाता है। बट वहाँ जाके उसे दिखता है कि बैंक मैनेजर पहले से ही मिसेस बार्कर का साथ दे रहा है। उसकी उम्मीदें खोती जा रही थी। फिर उसकी नजर पड़ती है पूरे बैंक पर। वहाँ उस बिल्डिंग में 4 बैंक होते हैं और बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो पूरी ही बिल्डिंग ही खरीद ले। बिल्डिंग खरीदने के बाद उस बिल्डिंग का कोई भी बैंक या कोई बैंक का कर्मचारी उसकी बात को ठुकरा नहीं सकता, उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। बट अब इस काम के लिए बर्नार्ड को किसी के साथ की जरूरत थी। अब उसे इस काम के लिए मिलता है जो। वो एक रियल एस्टेट बिजनेस की दुनिया का एक अमीर आदमी है। पहले जो को लगता है कि बर्नार्ड का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आज तक किसी भी ब्लैक मैन ने लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में इससे पहले इतनी महंगी बिल्डिंग नहीं खरीदी। उस एरिया का प्राइस ही बहुत ज्यादा था। बट फिर धीरे धीरे जो को समझ आने लगता है कि बर्नार्ड ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा, उसकी बात में दम है। क्योंकि बर्नार्ड अगर बैंक की बिल्डिंग खरीद लेता है तो बैंक का कोई भी कर्मचारी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता और ऐसे में उसके केस जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ बैंक वाले बर्नार्ड को रियल एस्टेट के राज भी बता देंगे, जिससे उसका बिजनेस करना और भी आसान हो जाएगा। ये सब सुन के जो को बर्नार्ड की बात पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसके साथ भी काले गोरे का भेदभाव होता ही था। और इस मौके से जो को लगा कि उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। बट दिक्कत की बात यहाँ आती है कि लॉस एंजलिस में उन दोनों ब्लैक मैन की बात सुनेगा कौन, उनके साथ डील कौन करेगा। तो ऐसे में उन्हें एक व्हाइट मैन की जरूरत थी जो बैंक वालों से जाकर डील पक्की करे। फिर उन्हें याद आती है मैट की। मैट बहुत ही ईमानदार आदमी है, बट उसके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। जो और बर्नार्ड मैट को मिलकर ट्रेनिंग देते हैं। वो उससे हर तरीके की चीज सिखाते हैं, जैसे कि गोल्फ, मैथ्स, रियल एस्टेट से जुड़ी सारी चीजें सिखाते हैं, जिससे कि वो बैंक वालों के सामने बेवकूफ नजर ना आए। वो चाहते थे कि बैंक वालों को लगे कि मैट बहुत ही चालाक इंसान है
और होता भी यही है। मैट सारी चीजें बहुत ही जल्दी सीख लेता है और इन सारी चीजों में वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बन जाता है। अब बारी आती है थोड़ी एक्टिंग की। तो वही मैट अब गोल्फ क्लब में जाता है जहाँ पर उसे मिलता है बैंक का मालिक। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि ये मीटिंग भी जो ने अरेंज करवाई थी। अब मैट और बैंक के बिल्डिंग के मालिक की बातचीत बढ़िया चलती है और मैट बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और बाकी की डील का पेपर वर्क वो अगली मीटिंग के लिए रख देते हैं। बट मैट कोई प्रोफेशनल नहीं था, तो बैंक वालों का ट्रस्ट जीतने के लिए बर्नार्ड मैट को ट्रेनिंग देता है। बर्नार्ड मैट को हर टाइप की सिचुएशन के लिए तैयार कर देता है, जिससे कि कोई भी सवाल आने पर मैट हर बार बैंक के मालिक से 2 कदम आगे रहे। अब आता है द शो टाइम। जैसे कि हमें पता है बर्नार्ड ने मैट को बिल्डिंग से जुड़ी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल रटवा रखी थी, तो कोई भी सवाल आने पर मैट उसका तुरंत कैलकुलेट करके जवाब दे रहा था। वहाँ बैंक के मैनेजर के बराबर में बैठे हुए सारे सीएस और अकाउंटेंट्स भी बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके सामने जैसे मैथ्स का कोई जीनियस बैठा हो। सब लोग मैट की समझदारी देखकर दंग रह गए और वो लोग मैट को बैंक बेच देते हैं। ऐसे में आखिरी में बर्नार्ड को बैंक की बिल्डिंग मिल जाती है, वो भी सस्ते रेट में। बर्नार्ड उस बिल्डिंग से जब भी बाहर आता या बिल्डिंग के अंदर जाता तो चारों बैंक के प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाने के लिए बेताब रहते। वो मैनेजर जिसने बर्नार्ड की मदद करने से पिछली बार मना कर दिया था, अब वो भी ये सब देख के शॉक रह जाता है। उसको बहुत ही छोटा महसूस होने लगता है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री की मदद से बर्नार्ड और जो का रियल एस्टेट बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी करता था। उन्होंने अकेले ही पूरे लॉस एंजलिस में काले गोरे का भेदभाव बहुत कम कर दिया था। अब बहुत सारे ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के मोहल्ले में शिफ्ट हो रहे थे। इसी बीच बर्नार्ड की वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होती है। काफी सालों बाद 1963 में बर्नार्ड अपने परिवार को वापस टेक्सास शहर में ले जाता है। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे को शहर घुमाने लेकर जाता है। वो लोग बैंक के सामने से निकलते हैं। बर्नार्ड को बैंक के सामने एक ब्लैक कम्युनिटी का छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि शू पॉलिश का काम कर रहा था। उस लड़के को देख के बर्नार्ड को अपने बचपन की याद आ जाती है। अब बर्नार्ड डिसाइड करता है कि वो अब टेक्सास शहर में रहने वाली ब्लैक कम्युनिटी की हालत को सुधारेगा। अगले दिन बर्नार्ड जो के पास जाता है और उससे टेक्सास के बैंक को खरीदने की बात करता है। जो को लगता है बर्नार्ड पागल हो गया, बट बर्नार्ड अपनी बात को समझाता है, जिसके बाद जो समझ जाता है और बैंक खरीदने को रेडी हो जाता है। अब वो लोग मैट को फिर से हायर करते हैं और मैट बैंक के ओनर फ्लोरेंस सीनियर और जूनियर के साथ मीटिंग करता है और बैंक खरीद लेता है। सारी चीजें ठीक ठाक चल रही होती हैं और शहर में ब्लैक कम्युनिटी की कंडीशन भी सुधर रही होती है, पर फ्लोरेंस जूनियर बीच में टांग अड़ा देता है और इस बात की जांच शुरू कर देता है कि बैंक किस टाइप के लोन्स को अप्रूवल देते हैं। एक दिन फ्लोरेंस मैट का पीछा करता है और बर्नार्ड और जो से उसकी मुलाकात होती है। फ्लोरेंस उन तीनों को सीधा सीधा लोन के लिए अप्रूवल को लेकर डराता है और कहता है कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले 1 महीने में उनके बैंक में आएंगे और लोन्स की जांच करेंगे। जैसे ही फ्लोरेंस वहां से जाता है, वैसे ही तीनों चिंता में आ जाते हैं और इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी डिस्कशन में मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उन्हें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए और जितने भी खराब लोन हैं, उन सभी लोन्स को मेन बैंक की जगह नए बैंक में शिफ्ट कर देना चाहिए। बट बर्नार्ड कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि नया बैंक खरीदना है, प्रॉब्लम असली ये है उसके साथ जुड़ी नई जिम्मेदारियां, क्योंकि नया बैंक खरीदने में आएंगी नई जिम्मेदारियां जिसके लिए वो लोग अभी तैयार नहीं थे। इसके जवाब में मैट कहता है कि नए बैंक को संभालने की चिंता बर्नार्ड को छोड़ देनी चाहिए, नए बैंक की जिम्मेदारी वो खुद लेगा। इस बात को सुन के बर्नार्ड थोड़ा परेशान होता है, बट फाइनली वो मैट के आइडिया से सहमत हो जाता है। इसके अगले ही दिन मैट एक लॉयर से मिलता है और बिना ज्यादा सोचे समझे मेनलैंड बैंक के लोन सेटल करने के लिए वो बहुत सारे लोन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उन्हें पास कर देता है। कुछ दिनों बाद मैट को फ्लोरेंस का कॉल आता है। ये है फ्लोरेंस जूनियर और फ्लोरेंस उसे बताता है कि कुछ क्लाइंट्स मेन बैंक से अपना सारा पैसा निकालना चाहते हैं,
सारी चीजें खराब होती जा रही थी। इसके ऊपर से फेडरल बैंक का एग्जामिनर मर्लिन बैंक पहुंच जाता है। इस समस्या को देखते हुए बर्नार्ड मैट की मदद करने के खातिर एक सफाई कर्मचारी होने का नाटक करता है, जिससे कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें सुन पाए। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर को उल्टे सीधे लोन्स के अप्रूवल के सबूत मिल जाते हैं और बर्नार्ड इस सोच में पड़ जाता है कि बेमतलब के लोन्स को अप्रूवल कैसे मिला। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि इस पूरी गड़बड़ी के पीछे फ्लोरेंस का हाथ था। एक्चुअली में मैट से गलती ये हुई कि उसने नए बैंक की जिम्मेदारी लेते वक्त प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़े थे और फ्लोरेंस द्वारा भेजे गए लॉयर पर ही विश्वास कर लिया था। इसी बात का फ्लोरेंस ने फायदा उठा लिया और उसने खराब लोन्स को अप्रूवल दिलवा दिया। बर्नार्ड और जो मैट को समझाते हैं कि इस समय बैंक ऑफ मर्लिन को छोड़ना ही सबसे समझदारी वाली बात होगी, पर मैट मन ही मन में ये नहीं चाहता था कि उसका बैंक उसके हाथ से जाए, इसलिए वो जो और बर्नार्ड को बिना बताए ही एक कदम उठा लेता है। अगले ही दिन जो को मैट की हरकत का पता चल जाता है और वो बिना किसी देरी के बर्नार्ड के साथ मेन बैंक में पहुंचता है। वो मैट को सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं और मैट से बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए बोलते हैं, बट अब बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग फंस गए थे। ये सब फ्लोरेंस एक कोने में खड़े होकर देख रहा था। इसी बीच वहाँ फेडरल बैंक एग्जामिनर पहुँच जाता है और बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने की बात करता है और बर्नार्ड और जो बैंक के बाहर आ ही रहे होते हैं तो FBI उन्हें पकड़ लेती है। बर्नार्ड अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। इसके कुछ ही समय बाद बर्नार्ड और जो अपने लॉयर से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका केस अब रंग भेद की राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैट सेनेटर से मिलता है और उनके बीच में एक सौदा होता है। अगर मैट कोर्ट में जो और बर्नार्ड के खिलाफ गवाही दे देता है तो मैट को इस केस में किसी तरह की सजा नहीं होगी। इसी रात मैट अपना अगला कदम उठा के किसी को फोन लगाता है, बट ये नहीं बताया गया कि वो यहाँ फोन किसको लगा रहा है। अगले ही दिन सेनेटर की बात मानते हुए मैट कोर्ट में बर्नार्ड और जो के खिलाफ गवाही दे देता है। अब इससे पहले ही दिन की शाम को बर्नार्ड भी सेनेटर से मिलता है और वहाँ बर्नार्ड को सेनेटर सजेशन देता है कि अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामों को बर्नार्ड को मान लेना चाहिए और इसके बदले वो कोर्ट में अपनी मर्जी से चाहे कोई भी बात कह सकता है, वो अपना पक्ष रख सकता है। अगले दिन यही होता है। बर्नार्ड अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को सच्चा बता देता है और वो सबके सामने देश में हो रहे रंग भेद के बारे में अपने ख्याल रखता है। वो अपने और अपने जैसे लोगों के साथ भेदभाव के बारे में सबको बताता है। इसके तुरंत बाद ही बर्नार्ड और जो को जेल हो जाती है और मैट के ऊपर कोई केस नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरेंस जूनियर मेनलैंड बैंक को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। बर्नार्ड और जो जेल से छूट चुके हैं और इसी की खुशी में वो बाहर आते हैं। अब यूनिस को अजीब लगता है कि बर्नार्ड और जो इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि उनके हाथ से तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज चली गई है और वो सब गवा चुके हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो कहता है कि उन दोनों के पास बहामास में अभी भी प्रॉपर्टी है। ये बात सुनकर यूनिस सोच में पड़ जाती है और बर्नार्ड से पूछती है कि पूरा मामला है क्या। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि कोर्ट की हियरिंग से एक रात पहले मैट ने जिस आदमी को कॉल लगाई थी वो बर्नार्ड ही था। मैट बर्नार्ड को सेनेटर की कोर्ट में झूठी गवाही की डील के बारे में बताता है और बर्नार्ड से माफी मांगता है। बर्नार्ड मैट से यहाँ एक मदद मांगता है और इससे पहले कि सरकार उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले, वो जो और उसके लिए बहामास में 2 प्रॉपर्टीज को बचा ले। वो ऐसी रिक्वेस्ट करता है मैट से। इसी के साथ मूवी होती है एंड। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जल्द ही मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।